कैसे हो 11th क्लास? सब अच्छे हैं? पढ़ाई कंटिन्यू अपनी चल रही है। अभी जो अपना चैप्टर चल रहा है कृष्णनाथ का स्पीति में बारिश, जिसको अपन रीड कर रहे थे, समझ रहे थे, है ना। स्पीति हिमाचल का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको इतिहास में भी कहीं दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन अब क्या है, थोड़े समय के बाद ये चर्चा में आया है। अपने लेखक है वो यात्रा वृत्तांत पे गए हैं, तो स्पीति क्षेत्र में इनका जाना हुआ, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ है या जैसा वहाँ का वातावरण है, सारा कुछ उन्होंने क्या है वहाँ नोट किया और अपन तक क्या है लेकर आए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था 2002 है ना के आधार पर वहां की जनसंख्या क्या बताई थी, 34,000, है ना। फिर अपन वहां की भौगोलिक स्थितियां है, पहाड़ी जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहे थे कि वहां लोग कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे साल भर में एक ही प्रकार की फसल वहां क्या है बोई जाती है, दूसरा कोई उत्पादन नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, इतनी ठिठुरन रहती है ठंड में कि वो वहाँ कैसे रह पाते हैं। ऐसी स्थितियों में फिर भी वहाँ 34,000 की जनसंख्या है, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है और ठंड में लकड़ी नहीं होने के कारण वो अपने क्या है मकान भी गर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपने लेखक ने बताया है कि वो उनकी मातृभूमि है, जन्मभूमि रह गई, या फिर उससे उन्हें वहां से लगाव हो गया, या कहीं और जाने के लिए वो तैयार नहीं है। फिर आगे देखो, मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई की अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट तक का क्या है लगाया जाता है। वहां की जो घाटियां हैं, इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने। अब एक बात सुनो, अपन बहुत पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो इनका कहना है कि वो तो इनके तलवे हैं, अर्थात स्पीति की जो ऊंचाई थी वो बहुत ज्यादा थी और वहाँ का वातावरण भी कैसा है, श्रेणी माना श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है वो अपन को देखना है। कहीं ये बोधों के माने मंत्र का नाम तो नहीं है, माने यहाँ क्या है मंत्र का नाम दिया गया है, या माने पर्वत श्रेणियों का। भाई कोई चीज का बार बार उच्चारण करेंगे तो वो नाम रख दिया जाता है। ओम मणि पद में हूँ, क्या दिया है, है ना। ये क्या करते हैं, मंत्र का जाप है। ओम मणि पद में हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, तो इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये इनके मंत्र जाप है, इसीलिए अब देखो इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कई श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा है। जहाँ इन पहाड़ियों की माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है कि कोई भी मंत्र का जाप अधिकता से होता है तो वहाँ का जो क्षेत्र है उसी को उसी नाम से क्या है पुकारा जाता है। क्या कहेंगे इन श्रेणियों को, माने। समझ में आ रहा है ना, इस मंत्र के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। फिर देखिए इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है, और ये तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, इसमें तो छोटी छोटी चोटियां, उनकी ऊंचाई 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं, एक या तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है, इसकी एक चोटी 23,000
64 फीट ऊंची है बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक क्या है ऊंची है। बात आ रही है ना ध्यान में। स्पीति का जो आसपास का पूरा क्षेत्र है, स्पीति जो घाटी है जहाँ लोग निवास करते हैं, वहाँ के आसपास की चोटियों की ऊंचाई अपन को बता रहे हैं समुद्र तल से 13,000 फीट 14,000 फीट और जो दूसरी श्रेणी है उनकी तो क्या है 21,000 20,000 फीट की ऊंचाई दर्ज की गई है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, ना इसमें होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। एक बार लोसन ने जोकर लिया तो बस है, इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। बात आ गई ना कि इस पचड़े में अपन को पढ़ना ही नहीं है। ये तो सिर्फ अपना जनरल नॉलेज के लिए अपन को थोड़ी जानकारी हो रही है। कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युग युग आए और स्वयं अपने अहंकार को गलाए, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर चूर करें। इनका कहने का इस पंक्ति का मतलब क्या है, समझ आया क्या? कि भाई एक ही जगह रहने से उब जाते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा अलग करने के लिए अपन क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो अपने लेखक का भी ये प्रयास रहा है कि एक तो ये श्रेणियां, यहाँ किसी का आना जाना नहीं रहता है इन पर्वत श्रेणियों पे, तो ये भी ऊब गई है, अहंकारी हो गई, किसी को वहां बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही है। इनको देखकर वहां क्या है, आर्तनाद, इनका दर्द क्या है सुनाई देता है। इनमें अहंकार चूर चूर के भर गया है। तो इनका कहना है कि ये इन्हीं लोगों को देखकर क्या है ऊब गई है। इसलिए कुछ ऐसे लोग आए, युवतियां आए, अपना समय भी क्या है यहाँ बिताए और यहाँ भी थोड़ी हलचल होगी तो यहाँ का वातावरण भी क्या है परिवर्तित होगा। आनंद का अनुभव करें और साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है, अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। युवक और युवतियां किलोले करें, ये भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले, ये एक युवा निमंत्रण है। बात आई क्या ध्यान में? बूढ़े लामाओं अर्थात कि जो यहाँ प्राचीन काल से जो लोग रह रहे हैं वो ये, वहाँ का किसी और का आना जाना संभव नहीं है, ना कोई जाते हैं, ऐसा क्षेत्र है वहाँ। तो ये श्रेणियां भी उनसे ऊब गई है, उनके मंत्र जाप से ऊब गई है, एक एक चीज को रटते रहते हैं तो क्या होगा। तो वहाँ का वातावरण भी वैसा ही बन गया है। तो मैं युवाओं को निमंत्रण देता हूँ कि वो अपने क्या है परिवार सहित अपनी वो युवा दंपति आए, यहाँ हंसी ठिठोले करें, किलोले करें, थोड़ा अपना समय बिताए, ताकि यहाँ का वातावरण भी क्या है थोड़ा बदले। बात आ रही है ना समझ में? फिर देखिए लाहौल की तरह स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती है। कई मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अकाल्पनिक बसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी औसत तापमान 8 डिग्री किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना की जा सकती है, कहीं रहकर या देखा जा सकता है। बात आई ना समझ में कि जहाँ लकड़ी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ कितनी ठंड होगी इसकी कल्पना तो अपन कर सकते हैं, किसी की बताने की आवश्यकता नहीं है। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों तक का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ क्या है पड़ने लगती है। इस प्रकार पूरा वातावरण क्या है शीघ्र ही बदलने लगता है और बर्फ पड़ने के बाद में तो वहाँ की स्थितियाँ कैसी रहती है आप अनुभव लगा सकते हो कि इतनी कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ना वहाँ हरियाली है, ना पुष्प खिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज्यादा पड़ती है, नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं क्या है तेज चलती है। मुंह हाथ और जो खुले अंग है उनसे जैसे सूल की तरह क्या है चुभते हैं, ऐसा वहाँ वातावरण क्या है हो जाता है। फिर आप देखिए स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच पे परे है, यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास ने अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, ये वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। बात आ रही है ना ध्यान में आपके कि वहाँ बारिश भी क्या है बहुत कम होती थी,
बहुत ज़्यादा कम होने के कारण वहाँ के लोगों को आवाज़ भी नहीं है, ऐसा विश्वास भी नहीं करते हैं कि बारिश हो जाएगी क्या। लेकिन सौभाग्य की बात है कि अपने जो लेखक है कृष्णनाथ, इनकी यात्रा बड़ी ही सुखदायी मानी गई है। ये जैसे ही वहाँ जाते हैं, एक कमरा किराए पर लेते हैं, रात्रि में ठहरते हैं, तो ठंडी बौछारों से इनको पता लगता है कि आज वहाँ बारिश आई है। सुबह उठते हैं तो वहाँ के लोगों से यही सुनते हैं कि आपका यहाँ आना बड़ा ही मंगल रहा, कि बारिश बहुत दिनों बाद हुई है। प्रिय, जल के फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों का फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, ये कामीसुनों का प्रिय पावस राजाओं का ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। ये तो कालिदास का वर्णन है, जिन्होंने क्या है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। ये पावस यहाँ नहीं पहुंचता। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में ही है, यहाँ संभव नहीं है ना। हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इनका लालित्य बहुत स्फीति के नर नारी समझ भी पाएंगे ही नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह ये जानते ही नहीं है कि बरसात में नदियां बहती है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं और अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती है, मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। कि स्फीति के जो लोग हैं उनको इन सब चीजों का आभास ही नहीं है। बात आ रही है ना ध्यान में, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया है कि ऐसी ऐसी चीजें होती है कि मोर नाचते हैं, चारों तरफ हरियाली छाते हैं, सुहावना मौसम हो जाता है, नदियां नाले बहने लगते हैं, क्योंकि वहां तो कैसा कभी ऐसा मौसम आया ही नहीं, ना कभी इतनी बारिश वहां हुई है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों में सुहाने लगने वाली स्त्रियां का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियां और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधों पूरी करे, तो शायद स्फीति के नर नारी यही पूछेंगे, ये कौन से देवता है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आते। बात आई क्या ध्यान में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वर्षा है क्या चीज, बारिश होती कैसी है, किस प्रकार होती है, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं लिया है। कि इन्होंने नहीं लिया, स्फीति में जो निवास करते हैं उन लोगों की बात हो रही है। स्फीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साथ पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और ये बंदा रहती है। स्फीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें दो किस्म की है, जौ और गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जो मुख्य है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए पुल। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे दूर दूर तक जाती है। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इनका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति से जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। कि अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वहां ठीक प्रकार से जल की व्यवस्था हो जाए तो वहां क्या है, खेती करना संभव है। ऐसी भूमि है, उपजाऊ भूमि, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र को हम फसल उगाने के काम में ले सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जहां जल की व्यवस्था होगी। स्पीति में कोई फल नहीं होता, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते हैं, इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा या एक घटना के समान है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, क्योंकि तेज हवाएं जो चल रही है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज खिड़की कर एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को कैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ में देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख ही नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही है, ऐसे नगाड़े पर थाप पड़ रही है। दुखजैन कर हवा क्या है, बजा रही है। महासंघ की दवनी घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा तो चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद क्या है, बारिश हुई है। आई क्या बात ध्यान में कि स्पीति में बारिश की इतनी कमी है कि वो लोग जानते ही नहीं है कि बारिश होती क्या है। अगर वहाँ बारिश की विशेष
विशेषता थोड़ी बता दी जाए, जैसे कि अपनी प्रकृति का वर्णन करते हैं अपन कि चारों तरफ हरियाली चाहती है ना, मोर नाचने लगते हैं, फसलें क्या है खिलने लगती है, उपजाऊ भूमि दिखाई देती है, किसानों के चेहरे पे क्या है मुस्कुराहट आ जाती है। तो ऐसी स्थितियों में अगर उनको बताया जाए तो उनको तो पता ही नहीं है, उनको ये लगता है कि ये कौन से देवता और इनकी क्या आराधना करनी पड़ती है। इनका ये मानना है कि वहाँ दो ही प्रकार की फसल होती है, देखो अपन उग जाते हैं पर इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, समझ आ रहा है ना। तो वही सब अलग प्रकार की सब्जियां नहीं आती क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होने के कारण, वायुमंडल के दबाव के कारण ऐसी स्थितियां हैं कि वहाँ बारिश नहीं होती। लेकिन हम जब गए, कितनी ठंड है उसका अनुभव अपन ने लगा ही लिया है, और हम वहाँ गए तब यही अनुभव किया, क्या किया कि उस दिन बारिश आई और मुझे इतनी तेज हवाएं चलती है, थपड़े लगते हैं, गेटें बजती है ना, अपन ने भी ऐसा भाई अनुभव किया है। तो ऐसा लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन खोलने में पता चला कि बहुत ठंडी बौछार मेरे को छू कर गई है, ऐसे लग रहा है कि बर्फ ही आकर क्या है गिर रही है। तो आज अपन ने कृष्णनाथ का स्मृति में बारिश जो अपना चैप्टर था वो पूर्ण किया है। इसमें आप एक दो शब्दार्थ हैं उनको ठीक प्रकार से देखोगे, उनकी जनसंख्या को ठीक से पढ़ेंगे, याद करेंगे कि 1901 में 3231 थी, जो कि बढ़कर 2002 में जनसंख्या की गणना के आधार पर 34,000 हो गई है। समझ आ रहा है ना आपको। फिर वहां की चोटियों को माने के नाम से जाने जाते हैं, और वहां ये इनका इतिहास में भी कोई नाम नहीं है, लेकिन अब क्या है इतिहास में भी नाम दर्ज है। हिमाचल का एक जिला जिसे कहा गया है, समझ आ रहे हैं ना आपको। और श्री कृष्णनाथ की जो यात्रा वृतांत थी, कौन स्मृति में बारिश, जिसको अपन ने ठीक प्रकार से यहाँ पढ़ा है। अब अपन अपनी पाठ्य पुस्तक से इसको रीड करेंगे और पूरे चैप्टर को समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, उससे पहले अब तक जितने चैप्टर हो गए उनको ठीक प्रकार से पढ़कर तैयार करना है। धन्यवाद।